इसलिए मैंने आपको फौरन ले लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या थी? कल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, उम्र भर इस्तेस्ना भी मिल गया है, कोई आप पर मुकदमा भी नहीं कर सकता, कोई आपके खिलाफ भी नहीं जा सकता, तमाम चीजें आपके साथ हैं। अब एयर चीफ को भी आपने 2 साल की मुद्दत बढ़ा दी, और वो भी तब जब उनकी एक्सपायर होगी, ऑलरेडी बढ़ा दी है, तमाम चीजें कर दी। हर चीज तो आपके इख्तियार में है, और ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत आई? और इतना ज्यादा फिरौनी लहजा, खुदाई लहजा, और ऐसे कहना, और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये कह दिया कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये मरियम को जी कह सकते हैं ऐसा? नहीं चाहते कि ये कहें। क्या ये मरियम को कह सकते हैं ऐसा? मुराद अली शाह को ऐसे कह सकते हैं? किसी और को कह सकते हैं? ये क्या पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला को, वाहिद सूबा इस मुल्क का जिसका मुंतखब वज़ीर आला है, उसको ये ऐसे अल्फाज का आखिर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? गुस्सा क्यों? किस बात? क्या हुआ? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी थी और एक झुंझलाहट थी। स्ट्रेटजी तो ये थी कि जो पूरी बहस अभी भी सिमटी नहीं है। देखिए, ये बहस के ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया तहरीक-ए-इंसाफ पे, या हम 2-4 लोग जो बाहर बैठकर बात कर रहे हैं, और बिलख़ुसूस मेरे ऊपर, क्योंकि मुकदमे भी कर दिए गए और एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भी कहते हैं हम कर रहे हैं, कि जनाब हमने बयानिया बनाया कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, जो डिले हो रहे हैं, उसमें कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी स्लाइड्स बनाकर दिखाई। लेकिन मसला ये है कि चाचा शरीफ का जो बच्चा है, ये जिन्नों से बिजली तो बना सकता होगा, लेकिन बयानिया बनाना और रिसर्च करना इनके बस की बात नहीं है। ये सारे का सारा इस वक़्त मुल्क में जो सवाल खड़ा हुआ 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, इसके पीछे अगर आप सही मानों में एक तहकीक करेंगे तो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। एक तो हुकूमती नाअहली शामिल है, कि बेसिकली देखिए, आपका नोटिफ़िकेशन, जो भी नोटिफ़िकेशन था, हमारी तरफ से आपको टिम्बकटू का सफ़ीर लगा दें या पतोकी का मेयर लगा दें, हमने नहीं करना है यार, हम तो जेल में बैठे हुए हैं या एक्साइल में बैठे हुए हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ तो हुकूमत के अंदर नहीं है, ये सारा काम करना किसने था? हुकूमत ने करना था। देर कहाँ से हुई? हुकूमत से हुई। आपने तो कोई करनैल भी निकाल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उसकी जगह नया ले आए, तो ये तो आप मान रहे हैं कि ये सारी गलती कोताही हुकूमत की वो है। दूसरा आ जाइए, बयानिया किसने तो बनाया? हुकूमत का तहरीक-ए-इंसाफ से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब मसला ये है कि अब इसके ऊपर दूसरी चीज़ जोड़ लीजिए कि आपके जो कि जी वाइस चीफ आ रहा है, या नवाज शरीफ कह रहा है वाइस चीफ लगाओ, या नवाज शरीफ कह रहा है कि फलाने को ये करो या फलाने को वो करो, या नवाज शरीफ ये कह रहा है कि आप बहुत बाख्तियार हो जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, या नवाज शरीफ ये कह रहा है कि सिर्फ आर्मी से क्यों आए, एयरफोर्स से क्यों ना आए, नेवी से क्यों ना आए। ये तमाम का तमाम बयानिया, इस तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन, जो न्यूज की जो जड़ है, उनकी तो ना आपने तस्वीर दिखाई, ना आपने उनका नाम लिया। वो तो जनाब 2-3 अकाउंट्स हैं, वो तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनमें से एक साहब बैठे हुए थे। एक अफसार आलम साहब थे, दूसरे हमाद हसन साहब थे। उनकी टाइमलाइन उठा के देख लीजिए, उनके वीलॉग्स उठाकर देख लीजिए, रोज तो वो यही बयान पढ़ते थे। फिर एनडीयू के अंदर जनरल साहब ने या फील्ड मार्शल साहब ने क्या क्या फरमूदात की, उसकी एक ढकी छुपी चीज तो अफसार आलम ने सबसे पहले की। मैंने तो उसके 2 दिन बाद जाके पूरी स्टोरी खोली कि उन्होंने वहां पे मजीद क्या कहा। तो इसलिए ये तो पहली बात बड़ी तयशुदा है कि इनकी रिसर्च ठीक नहीं थी। जो भी इन्होंने रोना धोना था, वो तो इनको जाके जाती उमरा के दर पर बैठ के रोना धोना चाहिए। अब आ जाइए इमरान खान साहब के ऊपर और तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो सारा नजरा था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ना, इसको मैं इस तरह से बयान करता हूं कि ये एक बुज़दिल फौजी की दास्तान थी। बुज़दिल फौजी क्या होता है? देखिए, एक आपने मकूला सुना होगा कि जो जज होते हैं ना, वो नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। इसी तरह से जो फौजी होते हैं, वो नहीं बोलते होते, उनकी शुजात बोलती है, उनके कारनामे बोलती है, उन्होंने कोई जंग जीती होती है तो बोलते हैं। आप मतलब वो बुज़दिल फौजी वो हैं, कहते हैं हमने जंग ढाई-ढाई जीती है। घंटे। वो कहते नहीं, हैं कि नहीं, आपने जीती हुई वो जिस फौज ने जंग जीती है, आपने उसके खिलाफ मुहाजरा शुरू कर दिया। आपको तो नहीं, फौज का देखिए, खूबी है। जंग आपने जिनके खिलाफ जीती है, वो तो वो जाने और आप जाने। हम तो आपसे आपके इस बयानी का पूछ रहे हैं ना कि 2.5 घंटे आपने आके यहाँ पे जो रंडी रोना किया, जिसके खिलाफ किया, उसे तो आपने 2 साल से जेल में बंद रखा हुआ है, उसकी बीवी को भी बंद रखा हुआ है, उसकी ज़ुबान बंदी है, मुँह पे टेप लगी हुई है, तस्वीर उसकी दिखाई नहीं जा सकती, नाम उसका लिया नहीं जा सकता, और फिर आप कहते हैं कि एक इंसान को बाँध के मैं 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं उसके नाम की माला जपूँगा, मैं बार-बार उसके ऊपर निशानेबाज़ी करूँगा, लेकिन वो नहीं बोल सकता। उसको बोलने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये होता है एक बुज़दिल फौजी। तो ये तो चीज़ हमें मान लेनी चाहिए कि जनरल साहब ने एडमिट किया है कि ये बेसिकली एक बुज़दिल फौजी हैं। फिर उन्होंने बीच में और बड़ी-सी बातें की हैं, जिसमें अपने आप को मज़ीद एक्सपोज़ करके, मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि हुज़ूर, जो आपका काम नहीं है, वो छोड़ दें, क्यों कर रहे हैं? आपका टोटल काम ये है कि हर खड़ी चीज़ पे चूना, और मतलब वो लेटी चीज़ पे चूना और खड़ी चीज़ को सलाम कर दें। तो आप वो काम करते रहें। आपको किसने कहा बयानिया बनाने चल पड़े? कहते हैं इमरान खान के बच्चे आके फौज में भर्ती हो जाए। ओ बेटा, जो बच्चे फौज में भर्ती हैं, जो आपके दामाद और बेटे भर्ती हैं, उनकी तो आपने लैंडिंग पोस्टिंग की हुई है। उनको भेजे ना वाना में जाके खड़े हों, उनको भेजे ना जाके उधर ट्राइबल एरिया में जाके या बॉर्डर के ऊपर सर्व करें, या फिर भर्ती करें आप जरदारी के बच्चों को, नवाज शरीफ के बच्चों को। आपको इमरान खान के बच्चे याद आ रहे हैं। मतलब तो
टोटल जो देखे ना एक फ्रस्ट्रेशन नजर आई है। लेकिन इस सारी फ्रस्ट्रेशन और इस तमाम चीजों के पीछे छुपी हुई एक और चीज भी नजर आ रही है, और वो ये है कि लगता ये है कि जाती उमरा के साथ जिन चीजों के ऊपर आप कह लीजिए कि ये नोटिफिकेशन हुआ है, या जिन शराइत के ऊपर ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, उस उन शराइत में इमरान खान का जो है वो टारगेटिंग मुझे साफ नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो इन्होंने यानी कि नवाज शरीफ ये चाहता है कि फौज जो है अब इमरान खान के साथ वो करे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, और प्रॉबली फौज इमरान खान के साथ वो नहीं कर रही कि जो जिसका वादा किया गया था या इससे ज्यादा करे कुछ। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आज उन्होंने, आप कहना चाहिए ना कि उन्होंने चीजों को रेज किया है फर्दर कि जनाब इमरान खान एक सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी वो तो थ्रेट बेनजीर थी, फातिमा नई, जनाब थी, जी बिल्कुल, मैंने तो आज पूरी लिस्ट हाँ। भी पेश की है कि जनाब फातिमा जनाब पहला सिक्योरिटी थ्रेट थी। आप सियासतदान तो छोड़े, आपने तो सहाफियों, उनको क्या कहते हैं, बल्कि सहाफियों को और शायरों को, फैज अहमद फैज आपका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था, अहमद फराज आपका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था, ये तमाम, हबीब जालिब आपका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था, फातिमा जिन्ना आपकी सिक्योरिटी थ्रेट थी, मुजीबुर रहमान आपका सिक्योरिटी थ्रेट था, नवाब अकबर बुगटी आपका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ये थ्रेट्स तो आपके बहुत बनते रहते हैं। मसला ये है कि जिस किस्म का सलूक आपने इमरान खान से करने का फैसला कर लिया है, वो थोड़ा सा हमारे लिए अलार्मिंग है कि जब आपकी सिपा आपके अपने ही मुल्क के एक नेशनल लीडर और एक नेशनल हीरो के ऊपर चढ़ दौड़े, तो फिर ये एक मैं समझता हूँ फिर बात वही जहनी मरीज की आ जाती है कि ये किसी तरह से भी एक सेन माइंड और एक सेन कमांड की बात नहीं है। इसके ऊपर सवाल उठते हैं कि क्या इस वक्त पूरे मुल्क का जो फोकस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है। मईशत आपसे चल नहीं रही, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हदों को छू रही है, इंटरनल सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क हुआ है, और अब आपको तो इंटरनेशनली भी लोगों ने धुतकारना शुरू कर दिया है। 2 रोज कबल 44 जो वो है कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हारा बाप भी इस मुल्क और फौज में दरार नहीं डाल सकता, सानू कह रहे हैं। दरार, देखें दरार आपकी यानी फौज में कि कौन अवाम डालना और फौज चाहता है? में दरार नहीं डाल सकते। मैं आप और मैं वैसे इमरान खान को कहा है कि तुम्हारा बाप भी जो है वो फौज में और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। ये भी मतलब बड़ी घटिया गुफ्तगू, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सी चीज पे करूं, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है जिस तरह सड़क पे बैठा हुआ कोई शख्स हो और वो आते जाते नारेबाजी या जुमले कस रहा हो। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नहीं बिल्कुल, उसके अंदर कोई सब्सटेंस तो कोई नहीं था ना। देखें जो ये बात कर रहे थे डीजी साहब, इसके अंदर सब्सटेंस तो कोई नहीं था, बस इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और इधर उधर की हांगरे थे। और फिर सामने जो सामीन बिठाए हुए थे वो सारे के सारे तो वही थे जो कवाली के पीछे ताली बजाने वाले होते थे। एक सवाल वहां पे जेन्युइनली हुआ है और उसकी हमें दाद देनी चाहिए। अजमल जामी साहब ने एक सवाल किया, और वो वही सवाल है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि ये जितना नैरेटिव बनाया गया, जो कुछ किया गया, ये तो मुल्क के अंदर लोग बैठे हुए कर रहे थे, और ये जो डिले हुआ नोटिफिकेशन इशू करने में, ये क्यों हुआ और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, और इस तरह के जो सवाल उन्होंने किए उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाकी तो जितने के जितना वो पूरा माहौल था, वो आप ये समझिए कि पूरे मुल्क को इकट्ठा करके इमरान खान के खिलाफ रोना धोना करना था, जो उन्होंने किया। अब उसका फायदा क्या होगा, अब हमको इसका क्या फायदा होगा, मुल्क की इकोनॉमी पे इसके क्या सूरत हाल। देखें कल फील्ड मार्शल साहब ने वाने सदर में सहाफियों को कहा कि अब इस मुल्क ने आगे ही आगे जाना है। मुझे ये बताइए कि आप तो पिछले 3 साल से ये बात कर रहे हैं, हाँ, आपके तो एसटीएफसी अपने, में भी बात इन्होंने $100 लेकर दिया था, आपको पता है। ये 100 अरब डॉलर छोड़े ना, इस मुल्क में अरब आए ना डॉलर आए ना 100 आया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना। तो आज आपको कौन से ऐसे तारे लग गए हैं, आपको कौन से ऐसे पहिए लग गए हैं कि आप इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, और ऐसी जगह लेकर आप आगे जरूर लेके जा रहे हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि किसी रिवर्सल वाली साइड पे आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क तो बर्बाद हो चुका। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और तुम जो है तुम करके तो बात की, तो इस बदतमीजी पर एक मुकदमा होना चाहिए एक 19वें ग्रेड के अफसर के ऊपर कि जो इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसों पर पलता है, पूरे का पूरा महकमा वैसे तो, और 19वें ग्रेड का अफसर भी, तो उसकी जरूरत कैसे हुई कि तुम कह के बुलाए। पहले तो इस पर ये वाली बात का मुझे जरा जवाब दे दें कि तुम तक कैसे आगे और तुम चढ़ा कर कैसे आगे, क्योंकि तुम थोड़े थोड़े वाली देखिए बात है। कहा कि देखें तुम ट्विटर अकाउंट वाली बात साथ में सवाल भी ले लें। ट्विटर अकाउंट की बात की कि तुम फौज के खिलाफ बयानियां बनाते हो। ये ट्विटर अकाउंट से इतना मसला क्या है लोगों को? एक पैगाम से क्या प्रॉब्लम है? पूरे का मीडिया इनके पास, अदालतें इनके पास, इलेक्शन कमीशन इनके पास, हुकूमत इनकी, हर चीज इनका, एक ट्वीट से क्या क्या प्रॉब्लम पड़ जाता है? व्हाई कैन नॉट दे जस्ट इग्नोर दैट ट्वीट? देखिए मसला ट्वीट का यही है ना कि उनके बयानिए में वजन नहीं है, और सच्ची बात तो आपको पता है कि अगर कहीं दूर से भी हो जाए तो लोग उसको सुनते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब ये 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर लाइव करते हैं, तो उसकी वक़्त जो है वो जीरो है, जीरो। और जब इमरान खान का एक ट्वीट जो है, चाहे वो 1 महीने के बाद उनका एक बयान उनकी ट्वीट की शक्ल में आए, जो किसी मीडिया पे ना चले, किसी अखबार में ना छपे, सिर्फ और सिर्फ वो एक्स के ऊपर होता है या सोशल मीडिया की स्पेस के ऊपर है, उसका वजन ज्यादा है। ये जो दुख था, ये जो दर्द था ना, ये दरअसल उसका था कि क्या हम ऐसे क्यों हैं। मतलब वो ये सवाल कर रहा है ना कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी आयोडीन की कमी है कि मेरे बयानिए के अंदर कोई जान ही नहीं है। मैं पिट पिट के मर गया हूँ 30 साल, 3 साल से मैं डीजीए देते हैं, ये वो
जो एआई वाले शरारती लड़के हैं, तो उसके बाद वो उसको दुख इस बात का है। असल में प्रॉब्लम ट्वीट ट्विटर से नहीं है, प्रॉब्लम इमरान खान से है और उसके बयानिए में जान से है। क्योंकि देखिए ये वही वाली प्रॉब्लम है जो इनको वो महारंग बलोच से भी है, ये वही प्रॉब्लम है जिसके ऊपर वो ईमान मजारी को भी आप सुबह शाम एक करके वो सजा दे रहे हैं, ये वही प्रॉब्लम है जिसमें उन्होंने अनगिनत सहाफियों को उठाया हुआ है, उनको सजाएं दे रहे हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो दरअसल वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। मैं अली आपको एक और बात कहता हूँ, इन्होंने 1 महीना इमरान खान को बंद किया, क्या इनको गालियां पड़नी बंद हो गई? क्या लोगों ने इनको नंगा करना छोड़ दिया? क्यों? इसकी वजह क्या है कि जब तक वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इमरान खान की सूरत में मौजूद है, वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इन्होंने नोटिफिकेशन तो करवा लिया है, अब लोगों के दिलों का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं होता ना। तो इन्होंने कहा कि जो हमने हमने बातचीत से भी इनकार नहीं किया, इसका क्या मतलब है? कहते हैं अच्छा, एक जुमले में कहते हैं हमने बातचीत से इनकार नहीं किया, फिर आगे ये कहते हैं कि हमने इतनी ज्यादा क्लैरिटी जो है, यानी कि पाकिस्तान की फौज ने कभी किसी के बारे में ऐसे खुलकर बात नहीं की, तो इसका क्या मतलब है? यानी कि एक तरफ कह रहे हैं कि हमने बातचीत से इसका क्या मतलब है कि बातचीत से इनकार नहीं किया, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम जो है पाकिस्तान की फौज ने कभी किसी के बारे में ऐसे खुलकर बात नहीं की। देखिए बातचीत तो मेरा ख्याल है ये वो शायद उन लोगों की बात कर रहे हों जो एनडीयू में जाके इनके खिताब सुनते हैं। हम बाकी लोगों से तो कोई बातचीत ऐसी सच नहीं हुई है। और ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत है इनके बयान के अंदर। और जो दूसरी चीज ये है कि हमने किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कही, वो अपनी तरफ से ये बताना चाह रहे थे कि हम आप लोगों को गाय बगाए बताते रहते हैं कि कौन सा सियासतदान रिजेक्टेड है, कौन सा एक्सेप्टेड है। ये उससे जरा बढ़कर एक स्टेज है, ये अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। यानी कि ये इस वक्त आप इनसे सवाल ये करें कि भाई तुम एक सरकारी मुलाजिम हो, तुम मामे लगते हो, तुम किस कानून के तहत किसी को बता रहे हो कि कौन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? फिर उसके बाद इनकी ये देखिए कि जो इस वक्त एक सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसे ये जिस तरह से धुतकार रहे हैं, क्या उसके बाद मुझे ये बात बताइए कि डीजी साहब जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है बतौर फौजी के कि वो गैर सियासी होंगे और किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या इनके ओहदे की कोई कानूनी वक़्त रह जाती है? अगर आज इस मुल्क में अदालत होती, कोई चीज होती, कोई इंस्टीट्यूशंस होते, तो ये सवाल जरूर उठना था कि एक सरकारी मुलाजिम, एक बावर्दी शख्स किस तरह से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नेशनल टीवी के ऊपर इस तरह से धुतकार सकता है और चार्जशीट कर सकता है? ये बड़े अहम सवाल है। लेकिन चूंकि आपने तो बता दिया ना कि हम ही हैं, इस मुल्क में मार्शल लॉ है, जिसने वर्दी पहनी हुई है वो चाहे स्याह करे, वो सफेद करे, अब तो आपने उसको इंडेमनिटी दे दी है, इस्तिस्ना दे दिया है तमाम उम्र का। तो इसलिए हम ही हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी है, और जो हमसे कोई गलत बात करेगा वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये इनका पूरा एक लुबेलबाब अच्छा, है। मुझे साथ में एक तो खैर इन्होंने मुनाफिकत, माशाल्लाह ऐसी मुनाफिकत है, ऐसे झूठे लोग हैं। वो मोहित पीरजादा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जितने भी जर्नैल हैं ये जब भी बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। ये इनके मुंह से जब भी कोई बात निकलती है झूठ ही निकलती है, इनके मुंह से कभी सच ही नहीं निकलता। सारी बातें करने के बाद कहते हैं कि फौज को सियासत में ना धकेलो। मतलब ये कौन लोग हैं? एक तो ये बात। दूसरा 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 इन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बारे में, और ये उसके बारे में कि आप लोगों ने 9 मई करवाया, फिर दोबारा 9 मई के उसमें चक्कर में आ गए कि आपने वो 9 मई वाला बयान इसमें। हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल जो था मैं जो करने वाला था वो ये था, आपने कहा कि चीफ ने जो सीडीएफ जो भी उनका मुखफ़्फ़फ़ बनता है, जो भी उससे बनता है सीडीएफ, उसने ये कहा, वो जो रिटायर हो चुका है वैसे तो, रिटायर होने के बाद उसको ओहदा मिला है, और आपने देखा उस नोटिफिकेशन पर डेट भी नहीं डली वैसे, बाय द वे आपने नोट किया, मेरे ख्याल से आपने ट्वीट भी किया इस पे, नहीं, मगर वो अब डाल दी है। असल नोटिफिकेशन तो आज हुआ है ना, 5 दिसंबर को जो क्योंकि वो जो है वो तो दस्तखत है फाइल का, वो तो नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन 5 को हुआ है। तो इन्होंने कहा कि मुर्शिद का सवाल हुआ, तो इन्होंने कहा मुर्शिद का सवाल हुआ आप हुकूमत से करें। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि अब पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू हो गया, 100 अरब डॉलर ले आएंगे, ये कर लेंगे मुर्शिद के लिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मुर्शिद के सवाल पर कहते हैं ये काम आप, ये सवाल आप हुकूमत से करें। देखिए, आप कहते हैं कि ये सवाल आप हुकूमत से करें, तो भाई आप एसआईएफसी में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? आप क्यों सहाफियों को बुला बुला कर कहते हैं कि मैं अब आ गया हूं तो अब ये मुल्क आगे ही आगे जाएगा? फिर आप ही के जो सरकारी सहाफी हैं, वो अबसार आलम साहब जो हैं, वो हमारी जमात का हिस्सा तो नहीं है ना। वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन हैं। वो जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ये कहता है कि जो वजीर दाखिला है वो हमारा नहीं है, वो आपका लगाया हुआ है, वजीर खजाना आपका लगाया हुआ है, और ये बात सच भी है। उनको क्या कहना, बात सच है। औरंगजेब को इन्होंने लगाया हुआ है, फौज ने लगाया हुआ है, फौज चला रही है निजाम को, एसआईएफसी को फौज चला रही है।
तो फिर उसके बाद ये कहना कि जनाब मईशत के ऊपर, जब वो अजमल जामी ने या किसी और ने सवाल भी किया ना ये चीफ साहब की अपॉइंटमेंट को लेकर, डिलेस को लेकर और कानून साजी को लेकर, तो कहते हैं यार मैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं, बंदा इस पूछे पर जी मैं आपसे अलग से सवाल कर रहा हूँ, सॉरी मैं जरा आपने जी क्योंकि ये वाली जो बात है, क्योंकि इस पे आपने मुतअद्दिद बातें भी की हैं, व्लॉग्स भी किए हैं, इस पर मैं एक आखिरी सेगमेंट मेरा इसी पर है, जी वो 5-7 मिनट में इसमें देना चाहता हूँ। उसी वजह से वो कहते हैं वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम अंदर दी जी खबर किस तरह लेके आते हो, ये सवाल जरूर होगा आपसे। आप जवाब तो नहीं ना दें इसका, लेकिन वैसे एक ऑन अ लाइटर नोट में ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने इनको इमरान खान से इतना ज्यादा मसला है कि इन्होंने इमरान खान को कहा कि वो ज़हनी मरीज है, क्योंकि इमरान खान आसिम मुनीर को बार-बार ज़हनी मरीज कह रहा है। कोई इनके पास अपना जुमला भी नहीं है। अब इमरान खान को ज़हनी मरीज कह रहे हैं कि इमरान खान ज़हनी मरीज है, लेकिन हकीकत में इमरान खान ने इमरान खान ने जिस तरह ज़हनी मरीज कहा, इमरान खान ने पूरी चार्जशीट थी और उसने कहा, और इमरान खान ने कहा कि ये ज़हनी मरीज है। दूसरा, ये इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर ये शेर के बच्चे बने, तपड़ पैदा करें, थोड़े बहादुर हो। इमरान खान को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है 2-3 घंटे की। जी, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि देखें एक जो बुज़दिल फौजी और एक प्रॉपर फौजी में यही फ़र्क होता है कि बुज़दिल जो है वो अपने मुखालिफ को बांध के अपनी शुजात दिखाना चाहता है, जबकि जो एक सही फौजी होता है सही मानों में वो अपने मुखालिफ के भी हाथ में तलवार देता है, अपने हाथ में तलवार पकड़ता है और फिर मैदान जंग में उतरता है, फिर पता लग जाता है कि किसके पास कितना तप्पड़ है। ये तो ये बुज़दिल लोग हैं, ये तो मतलब फौजी तो है ही नहीं अपने आप को खामखा। देखिए वर्दी पहनने से इंसान फौजी तो नहीं बन जाता ना, वर्दी तो आप सुबह नवाज शरीफ को पहना देंगे तो क्या वो फौजी बन जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है हुज़ूर, ये अपने साथ पूरी फौज को भी बदनाम करने पे चले हुए हैं। खैर देखिए मेन चीज़ ये है कि जो मुझसे सवाल करना चाह रहे थे, सवाल तो असल में वही है ना कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है नोटिफ़िकेशन का, वो मेरा ख़्याल है आप कर लें। ओके, मेरा मेरा अब सवाल ये यही वाला मेरा आखिरी पार्ट जो इस पर वही आखिरी 10 मिनट में इसी पर लगाना चाहता हूँ कि एक तो ये कि ये इसके बाद वो सदीक जान का एक ट्वीट है कि इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के हाथ में सिर्फ वो कबूतर ही आया, कबूतर ही रह गया और तो कुछ नहीं। सो इज दैट ट्रू? व्हाट काइंड ऑफ अ डील, इफ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सकता है, ये पीछे बार्गेन क्या हो रही थी इसके बारे में, एंड हाउ डू यू नो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू हैव? ऑब्वियसली दे वांट टू नो योर सोर्स, जिसमें आपने कहा कि कुछ लोगों को ये फायर भी कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। उसके साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बात की कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, किस वाले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई है नहीं ना, लेकिन चूँकि इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है। देखिए, ये तो अब आने वाले दिन बताएँगे कि नवाज़ शरीफ के पल्ले क्या आया। मैंने कल बड़ी स्पेसिफिक कुछ खबरें कल के रोज़ भी की थी, जिसको लेकर फिर पूरे पीएम ऑफिस के अंदर, पीएम हाउस के अंदर लोगों की जामे तलाशी ली गई और वो जो अता तारड़ था, वो सुनने में आया है कि उसने लोगों के मोबाइल फ़ोन्स लेकर भी खुद चेक किए कि ये बात कहाँ पहुँच रही है। ये बात इस तरह से है कि कल 4 दिसंबर को फील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो तशरीफ लेकर आते हैं पीएम ऑफिस, पीएम हाउस में। वहाँ पे किर्गिस्तान का वफ़्द आया हुआ था, उनके साथ एंगेजमेंट थी। लेकिन इस दौरान 1:47 से लेकर 2:07 तक वन ऑन वन मीटिंग होती है। ये मेरे सोर्सेज़ ने मुझे बताया और मैंने सोर्सेज़ को कोट करके ये खबर ट्वीट भी कर दी और बाद में व्लॉग में भी कवर की। एक और बजकर वो जो 47 चीज़ मिनट से 2:07 तक आपने तो वक्त भी लिखा। जी, मैंने पूरा वक़्त लिखा और ये एग्जैक्टली। भी लिखा, एग्ज़ैक्ट लिखा और ये भी लिखा कि जनाब उस दौरान